हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत मैं करता हूं। ठीक है, आप लोग आज पढ़ने वाले हो डॉपलर प्रभाव। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था, साउंड के बारे में पढ़ा था, उससे जो पहले वाला पार्ट था वो केवल मैंने आपको तरंग के बारे में, वेव जो है उसका बेस आपको कंप्लीट करा दिया था, और उसको भी आप देखना। सेकेंड जो पार्ट है ना, इसका जो साउंड है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी और हमारे पास तरंग दैर्ध्य जो है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का कंसेप्ट हमारे पास लागू होगा। ठीक है, क्योंकि इस जो हम लोग पढ़ेंगे ना आज, वो केवल डॉपलर प्रभाव के बारे में यहां डिस्कस किया जाएगा। और डॉपलर जो प्रभाव है ना दोस्तों, वो ध्वनि तरंगों के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया है ना कि पिछली वीडियो जो है हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2, उनको आप लोग देख लो, जिससे आज आपको परेशानी ना हो। अब देखो, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डॉपलर प्रभाव है, मैंने जैसा कि आपको चित्र यहां पर डिस्प्ले पर लगा रखा है, ये रडार वाला सिस्टम है, क्योंकि डॉपलर प्रभाव का जो एप्लीकेशन है ना, रडार और सोनार है। ठीक है, किस तरीके से इसके अंदर जो एक तो होता है कि सोर्स, जिसके अंदर स्रोत होता है, वो मूव करता है, या एक जो ऑब्जर्वर होता है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, या तो वो मूव करता है। दोनों ही गतिशील हो, एक स्थिर है, एक गतिशील है। ठीक है, दोनों अगर हम लोग मान के चलेंगे, चार कंडीशन लेके चलेंगे, एक बार अगर ये मूव कर रहा है, एक बार ये स्थिर है, एक बार ये दूर जा रहा है, या एक बार ये नजदीक आ रहा है, तो ये हमारे पास एक तो श्रोता का है, और एक हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर है, स्रोत है। इसके अंदर 2 और 2 4, दोनों के 2 केस बनते हैं, एक का आने का, एक का जाने का। इसी प्रकार एक का भी दूसरे वाले का आने का, दूसरे वाले का जाने का। तो आप हेडिंग लगाओगे सबसे पहले, देखो डॉपलर प्रभाव। अब इसको भी अपन लोग समझेंगे। देखो, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो रडार प्रणाली है वो हमारे पास कैसे काम करती है, क्योंकि दोस्तों रडार जो प्रणाली है ना, वो एयर, हमारे पास जो एयरप्लेन होता है, ठीक है, हवाई जहाज होता है, उसके दिशा निर्देशन के लिए काम में ली जाती है, या उच्च तरंग दैर्ध्य वाली रेडियो तरंगें उत्पन्न करने के लिए भी हम लोग काम में लेते हैं। तो देखो, आप सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है दोस्तों अपना क्या, कि जो हमारे पास डॉपलर प्रभाव है उसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या हमको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। देखो, यहां हेडिंग लगाओ सबसे पहले, डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, और वो भी किस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, साउंड में। किसमें पढ़ेंगे हम लोग, साउंड के अंदर बात करेंगे। इसका एक क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुआ था ना, वन रक्षक, तो उसके अंदर आया था। इसको बोलेंगे हम लोग डॉपलर प्रभाव। ठीक है, डॉपलर प्रभाव। और वो भी देखो दोस्तों, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ध्वनि के लिए पढ़ रहे हैं, और ध्वनि के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग साउंड। मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, हम लोग साउंड के लिए पढ़ रहे हैं, तो साउंड को हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं आपके लास्ट वीडियो के अंदर, तो इसलिए आप लोग उसको जाकर देख लें। अब देखो सुनो, इस डॉपलर प्रभाव को किसने दिया था, हमारे पास यहाँ एक वैज्ञानिक थे 1842 के अंदर। ठीक है, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1842 के अंदर हुई थी दोस्तों। और वो किसके द्वारा की गई थी, जॉन, हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, हमारे पास क्या थे, एक ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो मैथमेटिशियन भी थे और फिजिशियन भी थे। उनका नाम था जॉन डॉपलर, JOHAN, जॉन क्या था, डॉपलर उनका नाम था। उसी के आधार पे, नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया हमारे पास, डॉपलर इफेक्ट। अब आप लोग सुनो, ये हमारे पास ऑस्ट्रेलियन जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने क्या किया कि 2-3 चीज़ों को एब्जॉर्व किया और उनके आधार पर एक प्रभाव दे दिया। इन्होंने कहा हमारे पास क्या होता है दोस्तों, एक मान के चलिएगा, ये एक हम हैं, या हम लोग कौन है, स्रोत, ये क्या है, श्रोता। और दोस्तों यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ लगी हुई है ऐसे करके, जो क्या डेवलप करती है, ध्वनि डेवलप करती है। ठीक है, या तो ये मूव करे या ये मूव करे, और ये है दोस्तों हमारे पास स्रोत, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोर्स। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास ऑब्जर्वर, या इसको बोलेंगे हम लोग OBS, ऑब्जर्वर, OBSERVER। ठीक है, ऑब्जर्वर। तो एक हमारे पास श्रोता है और एक हमारे पास क्या है, स्रोत। एक तो हमारे पास क्या हो रहा है दोस्तों कि ये मतलब गतिशील अवस्था में होगा, या तो श्रोता गतिशील अवस्था में होगा या स्रोत गतिशील अवस्था में होगा, तो जिसके कारण है ना, इसकी आवृत्ति में क्या होता है, परिवर्तन होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर यदि हमारे पास स्रोत या श्रोता के बीच में सापेक्ष गति होती है, और इस सापेक्ष गति के कारण हम लोग देखते हैं कि आवृत्ति है ना ध्वनि की, वो उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। आवृत्ति में होने वाले इस आभासी परिवर्तन को कितना होगा, आभासी हमने इसलिए बोला है, एग्जैक्ट नहीं पता लग पाएगा कि हम लोग कितना इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इस आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन मैं लिखा लेता हूं। यदि हम लोग यहां, मैं आपको डेफिनेशन क्लियर भी करा
दूंगा, यदि स्रोत और श्रोता के बीच में, ठीक है, यदि स्रोत एवं श्रोता के बीच में, श्रोता के बीच में सापेक्ष गति होने से, ठीक है, के बीच में सापेक्ष गति होने से, सापेक्ष गति होने से ध्वनि की आवृत्ति में, ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन होता है, ध्वनि की आवृत्ति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। इस आवृत्ति में होने वाले, आवृत्ति में यहां लिख देंगे, आवृत्ति में होने वाले इस परिवर्तन को, होने वाले इस आभासी परिवर्तन को, होने वाले इस आभासी परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो ये आपके समझ में आ जाना चाहिए कि मान के चलो कि जैसे अपन है, अगर हम लोग सामने मान के चल रहे कि इस दूरी पर, कुछ दूरी पर है, इसके ब्लैक बोर्ड के जैसे मान के चली गई है, ये हमारे पास क्या है, एक पर्दा है, एक तरह का स्रोत है, जिससे मैं स्रोत मान लीजिएगा एक ये कोई खड़ा है, अगर मैं बोल रहा हूं, अगर ये मेरे पास आता है या मैं इसके पास जाता हूं, तो उस कंडीशन में ध्वनि की जो आवृत्ति है ना, वो उसमें क्या होता है, चेंज होता है। अगर वो जितना चेंज होगा ना, हम एग्जैक्ट नहीं कह पा रहे, लेकिन मैंने आपको लिख दिया है कि जो आभासी परिवर्तन हो रहा है ना, उस आभासी परिवर्तन को ही, ध्वनि की होने वाली आवृत्ति में जो आभासी परिवर्तन है, वही क्या कहलाएगा, डॉपलर प्रभाव कहलाएगा। देखो क्यों, क्योंकि दोस्तों आभासी जो परिवर्तन होगा ना, किस में होगा, आवृत्ति में होगा। और आपको मैंने बताया था, जो आवृत्ति होती है ना दोस्तों, ये जो आवृत्ति होती है, वो तरंग दैर्घ्य की कैसी होती है, ये व्युत्क्रम अनुपाती होती है। अगर हम लोग बात करेंगे तरंग दैर्घ्य की, अगर इसका एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का मान क्या होता है, घटता है। ये उल्टा रिलेशन होता है, इसमें न्यू हमारे पास व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, लैम्डा के। लैम्डा बढ़ेगा तो न्यू घटेगा, न्यू बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो हो गया हमारे पास के बारे में, डॉपलर की एक बेसिक थ्योरी है, वो आप लोग सुन लिए। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल इसका बता रहा हूं कि जैसे हमारे पास से मान के चलो ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन हमारे पास, ये ट्रेन चल रही है, इस को लोग मान के चलते हैं, ये ट्रेन में ये डब्बे जुड़ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये ट्रेन है। और ये ट्रेन दोस्तों ऐसे करके चुक चुक करती हुई आगे आ रही है, और ये आ रही है आगे, ठीक है। एक हमारे पास इसका ये क्या है, इंजन है, ये इंजन है, और इसमें से धुआं निकल रही है ऐसे करके, ठीक है, ये आगे आ रही है। और ट्रेन जैसे आगे आ रही है ना, तो हमारे पास एक तो ये तो क्या हो गया, हम लोग हो गए, तो यहाँ तो क्या हो गए, देखो एक तरह का ये ऑब्जर्वर है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यह कौन है, स्रोत है, यहाँ हमारे पास श्रोता है, हम लोग यहाँ खड़े, और ट्रेन यहाँ से आके निकलती है ऐसे करके। तो जब दोस्तों ये आती है ना, तो यहाँ से इसने क्या बजाई, सीटी बजाई, इसने सीटी बजाई, तो इसका हॉर्न हमको कहाँ सुनाई दे रहा है, आगे। जैसे जैसे दोस्तों ये हमारे पास आती जा रही है ना, वैसे वैसे इसकी सीटी क्या होती जा रही है, तेज होती जा रही है। लेकिन दोस्तों ये चली जाएगी, हम जो पार कर जाएगी, उस स्थिति में क्या होगा, ये हमें इसकी सीटी की जो आवाज है वो कम सुनाई देती है, ठीक है। उस सीटी की आवाज कम सुनाई देगी, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि हमारी आवृत्ति का परिवर्तन क्या हो जाएगा, हमारे आवृत्ति में क्या होने लगेगा, परिवर्तन होने लगेगा। और जो आवृत्ति में परिवर्तन होगा ना, वही चीज क्या कहलाती है, डॉपलर इफेक्ट कहलाती है। आप अगर इसको श्रोता मानते हो, और इसको अगर दोस्तों आप क्या मानते हैं, स्रोत, क्योंकि यहां से हमारे पास ध्वनि प्रोड्यूस होती है, ठीक है, साउंड वेव यहां से जनरेट होती है। तो ये जैसे जैसे इस कंडीशन में श्रोता तो क्या है, फिक्स, ठीक है, श्रोता क्या है, फिक्स, और यहां पर स्रोत क्या हो रहा है, गति कर रहा है। तो इस केस में देखो ये चीज हमारे पास होके गुजर रही है, तो ये जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे हमारे पास क्या हो रहा है कि चीजें हमारे पास ज्यादा होती जा रही है, आवृत्ति का मान हमारे पास बढ़ता जा रहा है, और हमें चीज है जो क्या होती जा रही है, सीटी तेज सुनाई दे रही है। लेकिन जैसे ये आगे निकल जाती है और हमको पार कर जाती है, तो ये आपने देखा होगा कि सीटी हमें कम सुनाई देती है। ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल है दोस्तों, ट्रेन वाला। तो ये आपको पता भी होगा कि किस तरीके से ये चीजें होती है। चाहे ट्रेन पे ही लागू नहीं होता, ये चाहे बाइक हो, चाहे हमारे पास फोर व्हीलर हो, या हम लोग नॉर्मली रूप से बातें कर रहे हो, तो ये घटना वहां पर भी हमको देखने को मिलती है। तो देखो दूसरा मैं आपको इसके केस बताता हूं, पहले वाला कि हम लोग अगर बात करें इस तरीके से, केस नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सोर्स मूव करेगा या श्रोता मूव करेगा, तो उसके अंदर तरंग दैर्घ्य और इसमें से क्या क्या परिवर्तन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने माना केस नंबर फर्स्ट ले लिया। इसके अंदर देखो ये मान लीजिएगा एक राम है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, श्रोता हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें मैंने पहले नंबर पे यहां लगा रखा है केस नंबर फिक्स। यहां पर स्रोत क्या है, फिक्स है, स्रोत क्या है, फिक्स कर दिया है। स्रोत को बिल्कुल ही हमने हिलने नहीं देना है। हमारे पास यहां पर ये स्रोत है, ठीक है, यहां पर कौन है, ये स्रोत है, और ये इस तरीके से स्रोत है। अब आप लोग सोचो कि ये स्रोत तो क्या हो गया, फिक्स,
ठीक है, ये तो बिल्कुल अपरिवर्तित है, फिक्स है ये। और ये क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूविंग कंडीशन में है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर ये इसके पास में जाता है तो देखो आवृत्ति तो क्या हो जाती है, ज्यादा, आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा, और तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा, कम। ये सुन लो, ये कंडीशन हमारे पास होने वाली है कि अगर दोस्तों ये श्रोता इस स्रोत के पास जाता है तो उस स्थिति में आवृत्ति तो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, कम। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य का मान तो यहां पर क्या हो जाएगा, कम, जब इसके पास जाना है। तो दूसरा जो केस बनेगा, ठीक है, दूसरा जो केस बनेगा इसके अंदर हम दूसरे केस में भी देखो हम क्या रखेंगे, इस स्रोत को ना बिल्कुल फिक्स ही रखेंगे। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास जो सोर्स है वो भी क्या है, हमारे पास अभी फिक्स ही है, अपरिवर्तित है, इसको भी फिक्स किया है। दूसरा हमने इस राम को कहा भाई तो ऐसा कर, अभी जा रहा था तो वापस आ जा, तो ये दूसरी तरफ से ना क्या है, होता है, वापस आ जाता है। ठीक है, और ये इसको वापस बुला लिया, ये हमने स्रोत को वापस से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, इसको कहा भाई तुम फिक्स रहो, और ये जो हमारे पास श्रोता है, ठीक है, जो हमारे पास है, तो ये क्या करता है, ये परिवर्तित होता है, मतलब मूव रहता है, इसमें मूविंग कंडीशन होती है, ये वापस से इससे दूर आता है। तो इस स्थिति में देखो जो काम इधर रिजल्ट्स आ रहे थे ना, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, उल्टे। पास जाते हैं तो आवृत्ति बढ़ती है, और दूर जाते हैं तो हमारी तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। तो देखो यहां हम लोग देखेंगे कि यहां पर आवृत्ति क्या हो जाएगी, आवृत्ति यहां पर क्या हो जाएगी, कम, और दोस्तों तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पास जाते तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहां ये तरंग दैर्ध्य हमारे पास क्या हो रही है, आवृत्ति क्या हो रही है, हम देख रहे हैं कि आवृत्ति जैसे ही होती है तो हम लोगों का ये जो आवृत्ति दूर जाने पर क्या होता है, कम, और तरंग दैर्ध्य हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा, हमारे पास इस केस में ज्यादा हो जाएगा। वही वाली कहानी है, मान के चलो ये क्या है, एक लड़का, ठीक है, ये क्या है, एक लड़का, और ये हमारे पास क्या है, एक लड़की। जैसे ही ये लड़का इसके पास आता है तो इसकी धड़कन दक दक करने लगती है, मतलब इसकी धड़कन में क्या होने लगता है, आवृत्ति बढ़ने लगती है। वही चीज हो गई ना कि जैसे जैसे हम पास आते हैं किसी के पास तो हमारे धक 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 होती है, तो वही चीज है कि आवृत्ति यहां पर बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों ये जो लड़का है ना, फिर इससे मिल के वापस जाता है, तो फिर इसको क्या होता है, तेरी याद, मतलब इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, इसको याद ज्यादा आने लगती है। इसका मतलब है कि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, ज्यादा। जब हम लोग पास गए तो क्या हो गया, हमारी दगदग ज्यादा हो गई। इसका मतलब हो गया कि हमारी आवृत्ति बढ़ गई और हमारी यादें क्या हो गई, खत्म हो गई। जब पास में आ गए तो याद कैसे आएगी, ठीक है, वही चीज यहां पर हो जाएगी। अगर हम लोग दूर जाएंगे तो हम शांति में रहेंगे, लेकिन हमारे याद आने लगेगी हमको, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो चीजें हमारे पास सामने आनी है, ठीक है, हमारे दिल में ख्वाब आएंगे, दिमाग में ये सारी चीजें चलेंगी, तो हमारी तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या था, इस तरीके की चीजें थी। इसमें हम लोगों ने केस एक जो फर्स्ट है उसमें भी हमने क्या किया था दोस्तों, फिक्स किया था इसको, और इसमें भी हमने फिक्स कर रखा है। हमने केवल किसके ऊपर अध्ययन किया है दोस्तों, श्रोता के ऊपर। ठीक है, जब हमने स्रोत को क्या कर दिया है, फिक्स कर रखा है, स्रोत को क्या कर रखा है, फिक्स। अब हम सेकंड जो केस बनाएंगे ना, इसी सॉरी थर्ड जो केस बनाएंगे, देखो इसको चाहे आप थर्ड दे लो चाहे सेकंड दे लो, बात एक ही है। यहां पर यदि हम लोग लिख देंगे, यदि श्रोता, यहां पर क्या है, श्रोता क्या है, फिक्स है। यहां पर श्रोता क्या है दोस्तों, फिक्स है। तो उस कंडीशन में देखो ये चीज दे रखी है हमको, यहां हमने इसको फिक्स कर दिया कि भाई तुम है ना बिल्कुल ही नहीं घूमोगे। अब तक तो तुमको हिला दिया, लेकिन अब नहीं हिलने देंगे आपको। ठीक है, ये हम आपको हिलने नहीं बिल्कुल देंगे। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। और दोस्तों यहां पर क्या है, इस तरीके का, ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है, इस तरीके का कंसेप्ट है। और ये जो तरीका है ना हमारे पास, हमने क्या करेंगे, ये जो है ना दोस्तों, ये है हमारे पास स्रोत। अब ये ध्वनि उत्पन्न करेगा, हमने इसको इसके पास भेजा, ये भाई इसको कहा कि तुम जाओ अब। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा कि जैसे ही इसके पास आता है इस कंडीशन में, तो ये देखो हम लोगों ने क्या कहा कि भाई ये कंडीशन इधर आ रही है, तो इस कंडीशन में देखो इसको क्या है, हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया है, इसको हमने फिक्स कर दिया। जब ये चीज बिल्कुल पास आती है तो हमारी आवृत्ति क्या हो जाती है, पास आने का मतलब होता है आवृत्ति का बढ़ना। आवृत्ति क्या हो जाएगी दोस्तों, ज्यादा। ठीक है, और यहां पर तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कम। तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कम। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां अगर मैं बात करूं दूसरे की, अगर हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर भी केस नंबर वही चल रहा है, थर्ड समझ लो या फोर्थ समझ लो, एक ही बात है। यहां पर भी यदि हमने, ठीक है, श्रोता को क्या कर रखा है, फिक्स ही कर रखा है, श्रोता को क्या कर रखा है, फिक्स ही कर रखा है दोस्तों। लेकिन हमने देखा यहां पर जो ये चीज मूव कर रही है ना, तो ये इस तरीके से कर रही है। ठीक, इसके अंदर है ना ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये हमारे पास वापस से क्या हो गया, ये हमारे पास है श्रोता, और ये श्रोता रहा, और ये हमारे पास क्या हो गया, स्रोत। इस केस में हमने कहा कि भाई तुम भी है ना यहाँ पर अभी फिक्स ही हो। पिछली बार तुमको मूविंग कराया था, लेकिन अब इसको मूविंग कराएंगे।
ठीक है, इसको पहले इसके पास लाए थे, अब इससे कहा था कि अब हम आप लोग है ना दूर चले जाओ, ठीक है, हमने इसको कहा कि अब दूर जाओ तुम लोग। अब इनमें क्या हो गया, झगड़ा हो गया, तो ये दूर भाग जाएगा और दूर जाएगा तो फिर क्या होगा, देखो दूर जाने पर आवृत्ति हमारे पास क्या हो जाती है, आवृत्ति तो क्या हो जाती है कम, लेकिन अब याद ज्यादा आती है, तो इसका मतलब है कि तरंग धैर्य है, इसकी जो तरंग धैर्य है, ठीक है, वो क्या हो जाती है दोस्तों, ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तरंग धैर्य क्या हो जाती है, ज्यादा। और जब तरंग धैर्य ज्यादा हो जाती है तो उस केस में क्या होगा बताओ, ठीक है, तरंग धैर्य ज्यादा होगी, उस केस में क्या होगा, ये दूर जाता है, क्या हो जाता है, तरंग धैर्य ज्यादा कब होती है, जब ये कहां जाता है, दूर जाता है। तो ये आप मेंशन कर सकते हो। तो ये हमको दिख रहा है कि परिवर्तन किस किस तरीके से हो रहा है, आवृत्ति यहां पर हो रही है कम और तरंग धैर्य हमारे पास क्या हो रही है, ज्यादा, तरंग दैर्घ्य क्या हो रही है, ज्यादा। तो देखो ये हमारे पास था कि रैंडमली जो जो चीजें परिवर्तित हो रही थी ना, वो हमने देख ली दोस्तों कि कब आवृत्ति ज्यादा होगी और कब आवृत्ति दोस्तों क्या होगी, कम होगी। ऐसा कब हो रहा था, ये डॉपलर ने हमसे कहा था कि भाई अगर स्रोत और श्रोता के बीच में कुछ भी हम लोगों ने सापेक्षिक गति करा देंगे तो इसकी आवृत्ति में क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा, या तो कम होगी या क्या होगी, ज्यादा। हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि भाई इतनी आवृत्ति में परिवर्तन होगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे ये जो आवृत्ति में जो परिवर्तन हो रहा है ना, दैट इज एक इमेजिनरी चेंजेज है, मतलब एक आभासी परिवर्तन है, ठीक है। तो इसी घटना को अपन ने क्या कहा था, डॉपलर प्रभाव। आप कहोगे सर ये बताओ कि इसका हम लोग यूज क्या है, ठीक है, हम लोगों ने ना किसी को भगा रहे, किसी को दूर ला रहे, किसी को नजदीक ला रहे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं और इस एप्लीकेशन को, इसका प्रभाव जो है ना, इस डॉपलर प्रभाव का हम लोग यूज करते हैं दोस्तों सोनार और रडार में, ठीक है। तो आपको पहले मैं आपको समझाता हूं रडार वाला कंसेप्ट, उसके बाद अपन लोग समझेंगे। तो आप इसके एग्जांपल समझ लीजिएगा, चाहे आप इसके क्या समझिएगा, उपयोग या एप्लीकेशन के नाम करके इसका हेडिंग लगा लो, एप्लीकेशन, ठीक है, डॉपलर प्रभाव के एप्लीकेशन है ये। तो सुनो, एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट, यहां हेडिंग लगा लेना, डॉपलर इफेक्ट। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है डॉपलर इफेक्ट के अंदर दोस्तों। इसमें एक चीज देख रहे हैं हम लोग कि यहां डॉपलर इफेक्ट में देखो पहला है वायुयान, वायुयान की गति एवं, वायुयान की गति एवं दिशा निर्देशन में, दिशा निर्देशन में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और ग्रहों की स्थिति, यहां लिख लेंगे ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति एवं, ठीक है, एवं दिशा की जानकारी, ग्रहों की स्थिति एवं दिशा की जानकारी भी हम लोग इसी से रखते हैं। अब देखो इसको रखने के लिए ना हमारे पास पहली जो टेक्निक है हमने माना कौन सी है, रडार, ठीक है, RADAR, रडार। अब रडार, RADAR, रडार, ठीक है। रेडियो, इसकी फुल फॉर्म सुन लो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दोस्तों ये अभी कल परसों जो एग्जाम हुआ है ना, उसके अंदर ऐसे ही आया है, 13 तारीख की बात है, 13 तारीख को सुबह की शिफ्ट में, ठीक है, सुबह की शिफ्ट में तो क्या पूछा गया था, रडार की फुल फॉर्म पूछी गई थी, और सेकंड शिफ्ट में ना सोनार की हमारे पास फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसको अपने दिमाग में ना अच्छी तरीके से चिपका लेना कि रडार की फुल फॉर्म क्या होती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। क्या होती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो का मतलब रेडियो तरंगे होती हैं, डिटेक्ट का मतलब होता है उसको डिटेक्ट करना, ठीक है, एंड मतलब और रेंजिंग जो पर्टिकुलर रेंज होती है उसमें इसको क्या कर लेता है, रेडियो तरंगों को डिटेक्ट करने की जो तकनीक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रडार। अब देखो सुनो, इसका उपयोग रडार का कहां होता है, ये होता है एरोप्लेन, वायुयान, ठीक है, वायुयान की गति एवं दिशा पता करने के लिए, गति एवं दिशा जो मैंने लिखा है ना, दिशा का निर्देशन करने के लिए हम लोग उपयोग में लेते हैं, ठीक है। और देखो हमारे पास अगर एक और है सोनार, सोनार की हम लोग बात करेंगे ना यहाँ पे, तो सोनार के अंदर क्या होता है, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देखो इसका उपयोग हम कहां करेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का दोस्तों, इसका उपयोग है ना समुद्र के अंदर, ठीक है। इसका उपयोग कहां करेंगे, समुद्र के अंदर जितनी भी वस्तुएं छुपी होती है, ठीक है। देखो इसके एप्लीकेशन देखो, पनडुब्बी, पनडुब्बी, पनडुब्बी में किया जाता है, ठीक है, इसकी गहराई को, गहराई का पता लगाने के लिए, गहराई का पता लगाते हैं, ठीक है। दूसरा छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए, वस्तुओं का पता लगाने के लिए। और इसका उपयोग देखो किस में करते हैं पता लगाने के लिए, एक तो होता है हमारे पास सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में यूज होता है इसका। सोनोग्राफी के साथ है ना हमारे पास होती है अल्ट्रासोनोग्राफी,
अल्ट्रासोनोग्राफी में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, सोनोग्राफी के अंदर भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और एक हमारे पास होती है ईसीजी, ठीक है, ईसीजी के अंदर जिसका फुल फॉर्म होता है ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, ईसीजी के अंदर भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राफ के अंदर भी इन्हीं तरंगों का इसका उपयोग हम लोग रडार की तरंगों या पराश्रव तरंगों का हम लोग सोनार में कौन सी तरंगें होती है, ध्यान रखना पराश्रव तरंगें होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास कि अल्ट्रासोनिक वेव में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती है कि ये सोनोग्राफी अल्ट्रासोनिक या ईसीजी में हम लोग कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं, पराश्रव तरंगों का उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास देखो किस में है, रडार वाली और सोनार वाली आप लोगों को ध्यान रखनी है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और हमारे पास सोनार वाला क्या हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दोनों दोस्तों आप लोगों के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पेपर में कई बार पेपर के अंदर आए हैं। आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चीज़ दी गई है ना कि मैंने लिखवाई है फुल फॉर्म, तो 13 तारीख को सुबह वाले शिफ्ट में एक में तो रडार पूछ लिया था, एक में क्या पूछ लिया था, सोनार। अब मैं देखो आपको इनके एप्लीकेशन बताता हूं जो मैंने लिखे हैं ना कि भाई ये हमारे पास किस किस तरीके से इसका यूज हो रहा है। देखो मैंने आपको पहला जो डायग्राम लगाया था ना दोस्तों, वो इसीलिए लगाया था कि देखो ये पता है क्या होता है, ये रडार होता है, ये हमारे पास जैसे एटीसी में यूज होता है ये, ठीक है। एटीसी का मतलब होता है एयरपोर्ट पर होता है दोस्तों एयर ट्रैफिक कंट्रोल। क्या होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे हमारे पास रोड पर कंट्रोल, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कौन होती है, पुलिस होती है, वैसे ही एयर में हमारे पास आसमान खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं प्लेन उड़ा लो, उसके लिए पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होती है, उसका एक पर्टिकुलर पाथ होता है, उसको डिसाइड कौन करता है दोस्तों, उसको डिसाइड करता है हमारा रडार, ठीक है। ये रडार से है ना दोस्तों, यहां से सिग्नल जाते हैं और सिग्नल जाने के बाद है ना इसी से टकराकर वापस आते हैं, ठीक है। ये इनकमिंग सिग्नल है, ये आउटगोइंग सिग्नल है, और इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे पास जो चीज है या हमारे पास जो प्लेन है वो किस दिशा में जा रहा है और साथ साथ उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, और वो कब यहां पर आएगा, कितनी ऊंचाई पर है। इन सब चीजों को पता करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रडार का उपयोग करते हैं दोस्तों। एयरपोर्ट पर जाओ तब आपको पता लगेगा। देखो इसको ऑपरेट करने के लिए ना, यहां इसको ऑपरेट करने के लिए सारी चीजें देखो यहां पर है जो आपको दिख रही होगी, ठीक है। यहां पर देखो एक अलग से कंट्रोल डिवाइस होती है और ये इसको ऑपरेट करते हैं। यहां पर एक पर्सन बैठा होता है, देखो यहां पर आपको गोल गोल इस तरह की चीज दिख रही है ना, ये गोल गोल जो दिख रही है ना, ये चीज ही बताती है हमको कि यहां पर ये सारी चीजें हैं। अगर यहां दूसरा प्लेन अगर आता है इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में दूसरा प्लेन आता है तो उसको तुरंत कैप्चर कर लिया जाता है और ये पता लग जाता है कि ये दूसरी रेंज का या दूसरी हमारे पास दुश्मन का या किसी और का ये क्या है, प्लेन है। इस हिसाब से अगर फाइटर जेट पे भी ये लागू होता है, ठीक है। जैसे जितने भी युद्ध होते हैं या हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसमें भी ये चीज देखी गई थी कि भाई हमारे प्लेन का यहाँ पर कोडिंग डली होती है, उस हिसाब से हम लोग जितनी वेवलेंथ से कोई चीज आती है, भाई ये प्लेन इतना, ये प्लेन यहाँ, हमारे यहाँ ये सारी चीजें होती है, तो उसका कैप्चर करने का काम भी हम लोग तकनीक का करते हैं, हम लोग इसी का करते हैं, ठीक है। आगे देखो और मैं आपको डायग्राम बताऊं, देखो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये जो डायग्राम है वो किसका है। इससे पहले मैं आपको एक रडार का और एक डायग्राम बता देता हूं जो सही तरीके का है, जिसमें आप लोग देखोगे। देखो इसमें हम लोग देखने वाले हैं इस तरीके से, इसमें जो हमको डायग्राम दिया हुआ है ना वो इस तरीके का है कि जो प्लेन आ रहा है यहाँ कैसे हमारे पास ये रडार काम करेगा। देखो ये रडार का क्या होता है दोस्तों, एंटीना होता है। ये रडार का क्या होता है, एंटीना होता है। और ये रडार के एंटीने के अंदर एक चीज दी हुई है हमको कि ये यहां से रडार काम कर रहा है, इस जगह से रडार क्या हो रहा है, यहां से काम करेगा, ठीक है। यहां से हमारा रडार है ना ये काम करेगा। रडार जैसे ही काम करेगा, देखो ये चीज हो गई, यहां से जा रहा है और ये हमारे पास एंगल कुछ बनता है और ये प्लेन अगर आ गई, ये टारगेट होता है, ठीक है। अब देखो यहां से ये चीज आ गई और यहां से ये चीज आ गई। अगर हमें कोई भी चीज पता करनी है तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया, कोई भी प्लेन है या कोई भी चीज है तो उसका हमें पता लग जाता है। और तुरंत ना अगर हम लोग मिसाइल लोड करते हैं ना, तुरंत इसमें जाके ठ्यूं लगती है, ठीक है, इसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है। और यही चीज होती है टेक्निक, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं आजकल, ठीक है। जो भी चीजें हो रही है देखो इस तरीके से, इस रडार में ना ये इसका सिग्नल यहाँ दिखाई देगा कि जैसे यहाँ प्लेन उड़ रहा है ना तो ये प्लेन आपको यहाँ दिखाई देगा इस जगह पे, तो इसका हम लोग उपयोग करेंगे। आगे देखो इसका और जो चीज है ना हमारे पास एप्लीकेशन है वो आप लोग और देख लो कि अब देखो रडार के अलावा ये हमारे पास एक मैंने आपको बताया था कि देखो एक चीज और सुनो, रडार से पहले एक चीज और मैं आपको क्लियर करा देता हूं कि इस तरीके से हम लोग देखें
जो डॉपलर इफेक्ट का जो चीज़ था ना कि भाई हम लोग देख रहे थे कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही थी, तो इस तरीके से देखो ये हमारे पास क्या है, एक लड़का है और एक हमारे पास क्या है, लड़की। जो मैंने आपको बताया था ना, एक क्या है लड़का और एक क्या है लड़की। अब देखो इधर क्या हो रहा है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से अगर ये बोलती है तो इसकी वेव्स कैसी आती है, हाई फ्रीक्वेंसी की आती है दोस्तों। यहाँ पर इसकी जो है तो ये दूरी पर है, ये क्या है दूरी पर है। देखो ये इसका मोमेंट कहाँ हो रहा है इधर, तो ये जैसे जैसे इसके पास जाएगा तो ये चीज़ हमारे पास धीरे धीरे करके ना ये इसके नज़दीक आएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर दोस्तों यहां से इसकी दूरी क्या है ज्यादा, तो इसका मतलब है कि देखो जो ये वेव आ रही है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी की है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी की है, मतलब इसकी आवृत्ति क्या है दोस्तों, इसकी आवृत्ति दोस्तों क्या है कम, और इसकी आवृत्ति क्या है हमारे पास ज्यादा। इसकी आवृत्ति को हम लोग देखेंगे तो इसकी आवृत्ति क्या है ज्यादा, क्योंकि ये स्रोत या श्रोता वाला जो कंसेप्ट होता है ना ये बिल्कुल पास में है, और ये बिल्कुल पास में रहेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि ये चीज हमको ज्यादा परेशान करेगी, तो हमारे पास ये चीज हो जाएगी। आगे देखो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि और भी देखो इसमें कंसेप्ट दिए हुए ना, और कंसेप्टों की हम लोग बात करेंगे तो इस और कंसेप्ट में देखो क्या है, यहां ये देखो एक तो हमारे पास गतिशील पोजीशन में, और एक हमारे पास कैसे रहेगा ये स्थिर वाली अवस्था में। देखो ऑब्जर्वर है एक तो हमारे पास, और एक हमारे पास क्या है ऑब्जर्वर ए और एक क्या ऑब्जर्वर बी। अब दोस्तों ये ट्रक है ना इसको पास कर गया, अब जैसे ही देखो जो फायर ट्रक है ना किस कंडीशन में, बिल्कुल स्थिर अवस्था में। अभी तो ये क्या है बिल्कुल स्थिर। मैंने कहा इसको हमने एक तो ऑब्जर्वर ये है और एक ऑब्जर्वर क्या है ये। अब दोस्तों हमने इसको ये आग बुझाने वाला जो ट्रक है ना इसको कहा भाई अब चलो, यहां पर तो ये रेस्ट कंडीशन में था, अब रेस्ट कंडीशन में देखो आपको यहां देखिएगा इसकी स्थिति क्या हो जाएगी चेंज। इसको कहा भाई अब ये मूविंग कंडीशन में, इसको ड्राइवर ने ना इसको घुमा के स्पीड बढ़ाई और ये दोस्तों क्या करने लग गया, ये गतिशील अवस्था में आ गया। अब गतिशील अवस्था में आएगा ना, जैसे जैसे ये ऑब्जर्वर के पास जाएगा यहाँ पे, ठीक है ये ऑब्जर्वर के पास जाएगा तो इसकी जैसे जैसे मैंने कहा था ना इस तरीके से एक डायग्राम बनाया था कि हमारे पास ये राम रहेगा, यहाँ इस तरीके से ये रहेगा, ये इसके पास जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये नंबर ऑफ जो ये लाइंस बड़ी हुई है ना, इसका मतलब इधर जाने पर तो हमारे पास आवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जो हमारे पास तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो वो कंसेप्ट आ गया कि नहीं आ गया, वही कंसेप्ट आ गया ना पूरा की पूरा। ठीक है, तो ये आवृत्ति और हमारे पास वो वाला कंसेप्ट हो गया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का कंसेप्ट किस तरीके से होता है। आगे आप लोग देखोगे कि हमने और डायग्राम देखे, देखो और डायग्राम में हम लोग और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करके देखेंगे ना, तो यहां पर आप लोग ये भी देख सकते हो। ठीक है, यहां हम लोग ये भी देखेंगे तो हमको ये भी चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ ना ये जो है ये हमारे पास बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में, ठीक है ये स्टार्टिंग सोर्स है, लेकिन ये देखो अगर हमारे पास हमने कहा कि आगे की ओर जाती है तो इधर की तरफ है ना, देखो ये आपको रिंग्स दिख रही है ना, लाइंस दिख रही है, इस जगह पे क्या हो जाती है ज्यादा। अगर ये हॉर्न भी बजेगा तो इसको आगे ज्यादा सुनाई देगा बजाय इसके। तो यहाँ पर हमारे पास आवृत्ति मतलब एफ का मान क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है, लैम्डा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। देखो तरंगों के रूप में देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि यहां से लेकर के यहां तक की जो एक सुरंग के बीच की दूरी, या हमारे पास हम लोगों ने देखा था कि यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी भी क्या होती है, दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी भी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य, जिसको हम किससे नोटेशन देते हैं, लैम्डा से देते हैं दोस्तों। और लैम्डा से देंगे ना तो ये चीज हमको पता लगेगी कि यहां पर ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो यहां पर तो लैम्डा क्या हो जाता है कम, और लैम्डा कम होगा तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ लूप्स होते हैं दोस्तों, ये क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। आगे देखो हम लोग ये भी देख रहे हैं, और देखो मेरे ख्याल आपको समझ में अब आ जाएगा, अब आ गया होगा कि कुछ भी चीज आपको नहीं बचेगी। यहां पर देखो, यहां पर भी क्या हो रहा है, वही हो रहा है कि हमारी बस क्या है बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में। आगे हम लोग जा रहे हैं तो देखो इसकी यहां पर तरंग दैर्घ्य लगातार बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों यहां इसकी आवृत्ति देखो क्या हो रही है, कम। उसमें तो ये बस क्या है, स्टैटिक है, ये बस क्या है यहाँ पर स्थिर है, लेकिन इसमें ये क्या कर रही है, मूव कर रही है, मूविंग सोर्स है। यहाँ पर क्या ये स्टेशनरी सोर्स है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज मूविंग में है, कौन सी रेस्ट है। तो मैंने ये आपको पूरा क्लियर करा दिया है कि डॉपलर का इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअल में है क्या, और प्रैक्टिकली ये चीज हमारे साथ कैसे फॉलो होती है। अब देखो सुनो, आगे इसके एप्लीकेशंस के कुछ डायग्राम है। हमने ये वाला तो अपने टारगेट कर लिया था, खैर इसको तो मैंने आपको समझा दिया था कि ये रडार वाला है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और आया था रडार वाला, इसमें 2 बार है क्या, ठीक है ये भी। हाँ अब देखो सुनो, हाँ 2 बार नहीं है, देखो ये है हमारे पास सोनार वाला कंसेप्ट है। ठीक है, सोनार वाले कंसेप्ट को देख लो, ये हमारे पास प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन में क्या दिया हुआ है हमको कि इसमें एक चीज दी हुई है, मैंने कहा था ना ये हमारे पास एक जहाज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक शिप है, और जो ये क्या है पूरा देखो ये जो भरा हुआ ना पानी, ये पानी भरा हुआ है ये जहाज के नीचे नीचे। अब इससे ना देखो यहाँ पर लगे होते हैं डिटेक्टर, जो सोनार से चीजें निकलती हैं। आप लोग देख रहे हो इधर भी किरण जाती है,
इधर भी किरण जाती है। अगर समंदर में इस जहाज के द्वारा किसी भी छुपी वस्तु का पता लगाना है, इसका मतलब पता, जहाज से हम लोग किसको, पनडुब्बी को डिटेक्ट करना चाहते हैं ना, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। ध्यान रखना, पनडुब्बी जो सबमरीन होती है उसका हमें पता करना है। जैसे टारगेट यहां पर क्या, एक ये मिल गया, दूसरी हमारे पास एक और एक, 3 4, ये हमने 4 तरंगें छोड़ी है। 4 तरंगों से या समुद्र के अंदर छुपी वस्तुओं को पता लगाने के लिए हम लोग इस तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसका नाम क्या है, हमारे पास सोनार। ठीक है, जिसका उपयोग सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी या ईसीजी के अंदर भी हम लोग इन पराश्रव तरंगों का उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या रहा, हमारे पास पानी वाला जहाज है जो समंदर में कैसे अप्लाई करेगा, इस तरीके से। और देखो इसके अंदर इसको और थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस तरीके को और थोड़ा सा करें कि इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ऐसे करके ना यहां से ये चीजें आ रही है, और यहां से आने के बाद देखो यहां से तरंगे, एक तो तरंग आती है यहां से, और यहां जैसे आपको कोई वस्तु मिल गई, ठीक है, यहां आपको वस्तु मिल गई, सोनार टेक्निक, देखो लिखा हुआ ना, ये सोनार टेक्निक है, मतलब सोनार की एग्जांपल पढ़ रहे, सिंपल सी बात है, तो सोनार टेक्निक ही होगी। इसको हम लोग देखेंगे तो यहां से ये किरण आई, और अगर इसको कोई वस्तु यहां नजर आ रही थी ना, जो हम लोग को देख रहे थे, वो वस्तु से टकराकर चली जाएगी, तो ये हमारे पास ये ट्रांसमीटर है जो हमारे पास तरंग को क्या करता है, निकालता है, और निकालने के बाद यहां पर टकराएगी, और टकराने के बाद इसको वापस से पकड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं दोस्तों। ये इसको कैप्चर कर लेगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन वाली है, ट्रांसमिटेड वाली है। ये हमारे पास वो लेयर है जहां हमको इसका पता करना है। ये हमारे पास नीचे ये ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है ना दोस्तों, ये पूरा की पूरा क्या है, वाटर है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे। आगे देखो हम लोग और देखें, इसका उपयोग देखो सोनोग्राफी पद्धति में हम लोग करते हैं। इसका उपयोग किस लिए करते हैं, सोनोग्राफी पद्धति के अंदर भी हम लोग करते हैं दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि देखो सोनोग्राफी में भी कौन सी तकनीक यूज होती है। यहाँ ये जो भी स्कैन करेंगे ना, ये पूरा स्कैन हमको इस टीवी पर, ये सोनोग्राफी मशीन है, तो सोनोग्राफी पद्धति में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, सोनोग्राफी पद्धति में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सोनार का उपयोग करते हैं। ये देखो दोस्तों, जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन थे ना, वो मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट के समझा दिए हैं। अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर इसके एप्लीकेशंस के बारे में, प्लस आपसे ना रडार सोनार की जो टेक्निक है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। रडार और सोनार में ना ध्वनि की पराश्रव तरंगों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ध्वनि तरंगें होती है वो 3 प्रकार की होती है। मैं एक बार आपको वापस से रिपीट करा देता हूं, ध्यान रखना कि ध्वनि तरंगों को इस आधार पे बांटा गया था। ठीक है, अगर ये आपको दिक्कत लग रहा है तो मैं आपको इसमें देखो, अगर आप लोगों के पास जगह हो तो नोट लगा के लिख लेना कि ध्वनि तरंगे, साथ ये टॉपिक अपन से छूट गया था कि साउंड जो वेव होती है दोस्तों, ये होती है हमारे पास 3 प्रकार की। एक कौन सी होती है, अपस्रव। एक तरंगों को क्या बोलते हैं हम लोग, अपस्रव तरंगे बोलते हैं, और जिनको हम बोलते हैं दोस्तों इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है, इनको ना, इन तरंगों को इनको मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता। मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता। क्यों नहीं सुना जा सकता भाई, देखो इनकी जो आवृत्ति होती है ना दोस्तों, 20 हर्ट्ज से भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये कहां से उत्पन्न होती है, जैसे हमारे पास भूकंप की तरंगें हो गई, कौन सी हो गई, भूकंपीय तरंगें हो गई, या हम लोग कहेंगे ज्वालामुखी वाली तरंगें हो गई। ज्वालामुखी में जो ज्वालामुखी पड़ता है ना, वो तरंगें हो गई। ठीक है, तो ज्वालामुखी वाली तरंगें हो जाएंगी। देखो इनको डेवलप करने के लिए, इनको उत्पन्न करने के लिए या ये ना बहुत भारी ये तरंगें हम लोग लिखेंगे यहाँ, ये तरंगें बड़े पिंड से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें बड़े पिंड से उत्पन्न होती हैं, जो बहुत, जैसे हमारे पास पृथ्वी हो गई ना, पृथ्वी से क्या बनता है, भूकंप या ज्वालामुखी वाली चीजें होती है, तो वो सारी जो है ना, वो जो तरंगे डेवलप हो रही हैं, किससे हो रही हैं, बहुत हैवी जो है ना हमारे पास बड़ा पिंड है, उससे डेवलप होंगी। एक है हमारे पास अपस्रव तरंग है, ठीक है, सॉरी, एक है हमारे पास स्रव तरंग है। ऐसी तरंग है जो मानव के द्वारा या मनुष्य के द्वारा या हमारे द्वारा क्या की जा सके, सुनी जा सके, जिनको बोलेंगे हम लोग स्रव तरंग है। ठीक है, इनका नाम क्या है, स्रव तरंग है, स्रव तरंग है, जिनको क्या नाम से जाना जाता है, सोनिक वेव। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सोनिक वेव के नाम से। इन्हें मनुष्य के द्वारा ठीक है, मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है, मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास मोटर गाड़ी व्हीकल सबके जो द्वारा ना, कुत्ता बिल्ली, इनके सॉरी, हमारे पास जो चीज़ है ना, ये जो डेवलप होती हैं, जो नॉर्मल हम
हॉर्न बजाते हैं, ये सारी चीज़ें ना कौन सी तरंगों की कैटेगरी में आ जाएंगी? सर्व तरंगों की कैटेगरी में आएंगी। अब देखो हम लोग जो यहाँ बात करने वाले ना, ये हमारे पास परासर्प तरंग है, ठीक है, ये हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाएंगी? परासर्प तरंग है। और परासर्प तरंगों को देखो क्या बोलते हैं हम लोग? अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, अल्ट्रा सोनिक वेव। और अल्ट्रासोनिक वेव की हम लोग बात करेंगे, देखो इन्हें मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता, इन्हें मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। पहली चीज, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ठीक है, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सुन सकते हैं। देखो कुत्ते की बात करेंगे तो कुत्ता ना दोस्तों देखो कितनी 50 हर्ट्ज तक सुन सकता है। और चमगादड़ जो होता है ना दोस्तों, चमगादड़, ठीक है, अगर हम लोग चमगादड़ की बात करेंगे तो जो चमगादड़ होता है ना, उसको हम लोग अगर कहें तो ये 1 लाख हर्ट्ज, ठीक है, कितनी 1 लाख हर्ट्ज तक की जो तरंग दैर्घ्य है उसको हमारे पास ये आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य नहीं, आवृत्ति की तरंगों को सुन सकता है। तो शायद ये टॉपिक शायद आपको नहीं कराया था, मैंने आपको करा दिया कि साउंड वेव कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। एक हमारे पास क्या हो गई? अपशब्द तरंगें हो गई, ठीक है, जो हमारे पास ये मनुष्यों के द्वारा नहीं सुनी जाती। जैसे हमारे पास भूकंप आता है तो हमें पता भी नहीं लगता कि भूकंप आ रहा है, पहली चीज। दूसरा, हमारे पास 20 हर्ट्ज से ये कम होती हैं, ठीक है, भूकंप तरंगें या ज्वालामुखी जो तरंगें होती है वो इस कैटेगरी में आती हैं। इनका दोस्तों जो ये उत्पन्न होती है ना, वो बहुत बड़े पिंड या बहुत भारी पिंड होते हैं जिनके द्वारा ये उत्पन्न होती है। अब दोस्तों सोनिक वेव की बात करेंगे तो इन्हें मनुष्य के द्वारा भी सुना जा सकता है, ठीक है, हमारे पास जैसे हमारे द्वारा उत्पन्न होती है, या हम लोग गाड़ी, व्हीकल, ये सारी चीजें होती हैं, इनके द्वारा जो तरंग उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? हमारे पास सर्व तरंगें होती है। अब हम लोग आगे बात करने वाले ना परासर्प तरंग के बारे में। तो ये जो है ना इनकी आवृत्ति है ना बहुत ज्यादा होती है। देखो इनकी आवृत्ति अगर बात करेंगे तो 20 हर्ट्ज से तो ज़्यादा, और किस किस के बीच में होती है? 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है, मतलब 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। इसकी आवृत्ति ना 20 किलो हर्ट्ज से भी क्या होती है? ज़्यादा। तो ये कई बार आवृत्ति पे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो 20 से कम, 20 से ज़्यादा, 20 किलो हर्ट्ज से कम, ठीक है, लेकिन 20 किलो हर्ट्ज से क्या होता है? ज़्यादा। कुत्ता जो है ना वो 50,000 हर्ट्ज की हमारे पास जो ध्वनि है उसको सुन सकता है, और जो चमगादड़ है वो कितना सुन सकता है? 1 लाख वाला। तो ये हमारे पास साउंड वाला जो टॉपिक है ना वो क्लोज हो गया है पूरा, जिसके अंदर हमने ना इसको भी पढ़ लिया है, जिसको सोनोग्राफी पद्धति को भी देखा, डॉपलर प्रभाव को भी देखा, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग को भी देखा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग मतलब रडार और सोनार का कंसेप्ट भी हमने समझा दोस्तों, ठीक है। तो अपना साउंड है वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया है। अब हम जो आगे आएंगे ना अगले वीडियो में, टॉपिक तो होगा अपना नया, लेकिन दोस्तों साइंस की सटीक गोली सीरीज में ना आप लोगों को इसके ना क्वेश्चन सीरीज मिलने वाली है, ठीक है, वो आप लोग देख लेना, क्योंकि मैं इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आपको लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि थ्योरी करने के बाद आप एक बार क्वेश्चन लगाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको वो भी करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है पूरा की पूरा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मिलेंगे। आप लोग बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, आप दोस्तों को बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद।